हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका आपका ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे डीएनए एप्लीकेशन कि एक्चुअल में जो एप्लीकेशन है यानी कि डीएनए की जो कॉपी है या डीएनए मल्टीप्लाई कैसे होता है, डीएनए अपना कॉपी कैसे तैयार करता है, तो उस प्रोसेस को हम देखने वाले हैं आज। और डीएनए एप्लीकेशन में अगर हम बात करें यानी कि डीएनए की कॉपी बनना या डीएनए का मल्टीप्लाई होना, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। काफी सारे स्टेप्स में ये डीएनए एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। तो एक एक करके हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए एप्लीकेशन में, तो डीएनए एप्लीकेशन में सबसे पहले ये विजिबिलिटी नहीं है। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। अगर डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, आपको ये चीज पता है कि एक कोई भी सेल होगी, राइट? उस सेल में न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है और न्यूक्लियस में हमारा ये क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाता है। और ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है एक्चुअली में ये डीएनए कैरी कर रहा है और अब यही जो है इसकी जो है कॉपी तैयार करेगा, राइट? अब ये जो डीएनए की कॉपी यहाँ न्यूक्लियस में आपकी तैयार हो रही है, वो कैसे हो रही है वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके लिए अगर हम बात करें तो आपको ये पता है कि जो ये वाला जो पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड फील्ड, सेमी फ्लूइड फील्ड सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म में काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में हमने क्या बोला? हमने कहा कि साइटोप्लाज्म में आपके जो है साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, ये आपको पता है। और अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड की, राइट, ये वाला जो पार्ट है जो न्यूक्लियस के इनसाइड में जो फ्लूइड फील्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म में यहाँ पे पाए जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे कि कई सारे न्यूक्लियोप्लाज्म में डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। अब ये जो डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे आपकी किस कंडीशन में है? वो आपकी बेसिकली इनएक्टिव कंडीशन में, राइट? यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं? इनएक्टिव है। अब उन्हें एक्टिवेट होना है। अब जब एक्टिवेट होना है, ठीक है, तो अच्छा, पहली चीज, एक्टिवेट क्यों होगा? एक्टिवेट इसलिए होगा क्योंकि डीएनए की कॉपी तैयार होनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यानी कि जितने भी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे वो सब पाए जाएंगे मोनोफॉस्फेट में। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें आपके बेसेस अटैच होंगे, है ना? बेसेस अटैच होंगे, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थायमिन होगा। ये चारों बेसिस में आपके अटैच होंगे, मतलब अलग अलग बेसिस के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होंगे, राइट? अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होंगे इनएक्टिव फॉर्म में अगर होंगे तो इनएक्टिव फॉर्म में किसके फॉर्म में होंगे? इनएक्टिव जो होंगे वो डीएएमपी के फॉर्म में। डीएमपी डिऑक्सी राइबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, डीएमपी के फॉर्म में। डी जीएमपी के फॉर्म में, डिऑक्सी राइबो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में। डी आपका एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन। डी सीटीपी के फॉर्म में होंगे, यानी कि डीसीएमपी के फॉर्म में होंगे, यानी कि डिऑक्सी राइबो साइटेडिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में। या फिर एक और न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, वो हो सकता है डीटीएमपी। डीटीएमपी मतलब डिऑक्सी राइबो थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, ओके। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ये हमारे जो है कौन है? न्यूक्लियोटाइड है।
मतलब न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं जो कि इनएक्टिव कंडीशन में होंगे। अब इनएक्टिव कंडीशन से जब डीएनए का रेप्लिकेशन होना होगा तो पहला स्टेप ये क्या होंगे, ये एक्टिवेट होंगे। ये क्या होंगे, ये एक्टिवेट होंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे मोनोफॉस्फेट यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अब जब एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे इनका होगा फॉस्फोराइलेशन, मतलब एक्टिवेट हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, हम उस प्रोसेस को नाम देंगे फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर हम फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो फॉस्फोराइलेशन किसी ना किसी एंजाइम की वजह से होगा, है ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा, जो कि आके एक्टिवेट करेगा किसको, ये इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो जाएंगे तो एक्टिवेट होने पे बनेंगे क्या, ये बन जाएंगे आपके डी। अच्छा देखिए, ये जो एक्टिवेट हुए हैं, फॉस्फोराइलेशन हुआ है ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम की वजह से, तो ये जितने मोनोफॉस्फेट है ना, ये डिऑक्सी राइबो के जो आपके न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, चाहे एडेनिन के हो, चाहे ग्वानिन के हो, चाहे साइटोसिन, चाहे थायमिन के हो, तो ये मोनोफॉस्फेट है, इनमें फॉस्फेट ग्रुप जो है एक अटैच है। अब क्या होगा, जब इनका फॉस्फोराइलेशन होगा तो दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएंगे। इज इट क्लियर, यानी कि अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइफॉस्फेट में, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे, यानी कि ये बनेंगे डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी एंड डी टीटीपी। इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिऑक्सी राइबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी राइबो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी राइबो साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी राइबो थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो अब ये एक्टिवेटेड हो गए। जब एक्टिवेट हो गए तो अब क्या होगा, जाहिर सी बात है डीएनए एप्लीकेशन होना है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो गए, तो एक्टिवेट होने के बाद में इनका कोई काम होगा ना कहीं तो अटैच होंगे, राइट, ठीक है। तो अब देखो, अटैच होने के लिए अगर हम बात करें तो इस क्रोमैटिन थ्रेड का अब हम डीएनए को हम प्रॉपर दिखा देते हैं। हमने क्या किया, ये सपोज हमारी डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, हमने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, राइट, हमने इस तरीके से दिखाया। अब इस तरीके से जब हमने दिखाया है, हम इसको एक काम करते हैं, हमें ज्यादा स्टैंड की जरूरत नहीं है, जितनी स्टैंड की जरूरत है छोटा सा हम उतना बना देते हैं, लाइक दिस। ये हमें डीएनए मिला, और ये डीएनए में आपको पता है कि ये सारे आपके डीएनए कैसे हैं, अटैच्ड है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच कर दिया सारे न्यूक्लियोटाइड जो आपस में इनर साइड में किससे अटैच थे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो हमने इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच कर दिया, राइट। अब सपोज कि इसका रेप्लिकेशन होना है, ठीक है, अभी तो ये पैरेंट डीएनए है, अब न्यू स्ट्रैंड इसमें ऐड होनी है, राइट। वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड याद है, सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड था डीएनए का, उसमें क्या था, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रही थी, और सेपरेट होने के बाद इन्हीं दोनों स्ट्रैंड में एक नई स्ट्रैंड ऐड हो जा रही थी। बिल्कुल वैसे ही होगा डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, एक ओल्ड स्ट्रैंड होती है, एक न्यू स्ट्रैंड होती है। लेकिन यहाँ पे आपके बिना एंजाइम्स के और बिना हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किए ऐसे तो होगा नहीं। और एक और चीज है कि अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें, आप देख रहे हो इतना ज्यादा कॉइल्ड है, राइट, और इसमें से इतना, मतलब आपको ये भी बताया था कि 2.2 मीटर की लेंथ होती है डीएनए के हमारे सेल में। अब 2.2 मीटर की डीएनए की लेंथ है, तो 2.2 में कहाँ से स्टार्ट होना है रेप्लिकेशन, राइट, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने का एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओराई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब उस ओराई साइट को रिकॉग्नाइज करना होता है कि इस पूरे जो है डीएनए में या इतने डीएनए में कहाँ है इसका ओराई साइट, यहाँ पे कहाँ पे है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो दूसरा काम क्या होगा, रिकॉग्नाइज करना ओराई साइट को। ओराई साइट क्या होगी, रिकॉग्नाइज होगी। ओराई साइट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
मतलब पूरे डीएनए में कहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सारे पॉइंट से कहीं ना कहीं आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, ये कोई तो कोई पॉइंट होगा ना, तो वो जो पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है हम उसे कहते हैं ओराई साइट। अब उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि एक्चुअल में इस डीएनए में वो ओराई साइट है कहाँ। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये ओराई साइट को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन पॉइंट को रिकॉग्नाइज करना, इसको कोई ना कोई तो एंजाइम करेगा। देखो बिना एंजाइम के तो कुछ भी नहीं होगा, कोई ना कोई तो एंजाइम आएगा जो आके ओराई साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। अब वो एंजाइम कौन सा होगा? वो एंजाइम की अगर हम बात करें तो वो एंजाइम है आपका डीएनए ए। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? इसको कैपिटल में लिखते हैं, डीएनए ए एंजाइम। ये डीएनए ए एंजाइम क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा ओराई साइट को। अब सपोज हम यहाँ पे मान लेते हैं ये डीएनए एंजाइम आया, इस डीएनए की जो स्ट्रैंड है इसमें ओराई साइट को फाइंड आउट कर रहा है, और जो फाइंड आउट कर रहा है उसने फाइंड आउट कर लिया कि ये है ओराई साइट, ये है ओराई साइट, यहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो डीएनए ए एंजाइम ने इसको सब फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये ओराई साइट है, राइट। ये कौन सी साइट होगी? ओराई साइट होगी, यहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है, ठीक है, तो रेप्लिकेशन शुरू होने के लिए फाइंड आउट तो कर लिया, देखिए फाइंड आउट करने के लिए अब हमें सबसे पहले इस स्ट्रैंड को क्या करना होगा? ओपन करना होगा, है ना। अब जब तक ओपन नहीं करेंगे तो कैसे न्यू स्ट्रैंड जो है हमारी यहाँ पे जो सिंथेसाइज होगी? तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस स्ट्रैंड पे ये जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये यहाँ पे ब्रेक करेंगे। अच्छा, पूरी स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे जो स्ट्रैंड होती है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सिंथेसिस होती है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर आगे आपका जो है बढ़ता है, फिर वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपका जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा डीएनए जो है ओपन हो जाएगा तो सबसे पहली चीज कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक डीएनए स्ट्रैंड को हैंडल करना, दूसरी चीज एनर्जी की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है। अब सपोज हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, इस तरीके से हम पूरा डायरेक्टली हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्या थी? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई थी, हम थोड़ा सा इनलार्ज करके ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ओराई साइट डीएनए ए एंजाइम ने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तभी तो हमारे आगे सिंथेसिस होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सपोज ज्यादा नहीं, थोड़ी सी स्ट्रैंड की हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो, मान लो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, ठीक है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करता है, टेम्परेरी ब्रेक करता है ना, टेम्परेरी ब्रेक करता है, और जैसे ही जो है उसकी कूलिंग मिलती है वो वापस से फिर से ज्वाइन कर जाता है। ये भी चीजें हैं। पहली चीज हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक किया वो किसकी हेल्प से किया, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम, राइट। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? अनवाइंडिंग करता है डीएनए की, अनवाइंड टू डीएनए। अब अनवाइंडिंग डीएनए का करने का मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी कि हेलिकेज एंजाइम आया और इसने यहाँ पे अटैच हो गया, और अटैच होने के बाद में इसने क्या किया? ब्रेक कर दिया क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड को। लेकिन हेलिकेज एंजाइम की अगर हम बात करें, इसके 2 हेक्सामर और आते हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, 2 हेक्सामर, ठीक है। वो क्या करेंगे? 2 हेक्सामर कौन कौन से हैं? एक है आपका डीएनए बी और एक है डीएनए सी। हेलिकेज एंजाइम के 2 हेक्सामर हैं, एक है डीएनए बी, एक है डीएनए सी, राइट। तो अब ये एंजाइम आएंगे। यहां पे अगर हम बात करें कि डीएनए बी वो अब आपका क्या करेगा आगे, राइट,
उसकी हम बात कर लेते हैं। हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे आया। अब जो है डीएनए जो बी होगा, ठीक है, डीएनए सी के साथ में आएगा, यहाँ पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद में दोनों डायरेक्शन पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करेगा इनिशियली। अच्छा, पूरा नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, हमने थोड़ा ज्यादा ही रब कर दिया। दोनों साइड में इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और सपोज हमने ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से हटा दिया है, क्यों? क्योंकि क्या किया, हेलिकेज एंजाइम के दो हेक्सामर आए, डीएनए बी और सी, ठीक है। तो डीएनए सी के साथ में डीएनए बी क्या करेगा, दोनों साइड में, इस डायरेक्शन वाली में भी, मतलब इस स्टैंड में भी और इस स्टैंड में भी। पहली बात, स्टैंड हम बना देते हैं कि कौन सी स्टैंड कौन सी है। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली स्टैंड, सपोज ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली स्टैंड। तो दोनों मतलब बाई डायरेक्शनली यहाँ पे ये क्या करेगा, अनवाइंडिंग कर देगा, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम के जो दो हेक्सामर है वो आएंगे यहाँ पे, अनवाइंडिंग कर देंगे। ओके, अच्छा, अब अनवाइंडिंग हो गई। अनवाइंडिंग होने के बाद में हमने आपको क्या बताया था कि पॉसिबिलिटी होगी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फिर से यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, फिर से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस डीएनए स्ट्रैंड को हमें स्टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेबल अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से जुड़ जाएगा। तो स्टेबल बनाने के लिए एसएसबी प्रोटीन आएगी। सपोज ये जो सर्कुलर हम दिखा रहे हैं, ये कौन सी है, ये एसएसबी प्रोटीन है। एसएसबी प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड कर गई, और जब एसएसबी प्रोटीन बाइंड की तो जो डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वापस से जुड़ नहीं पाया। एसएसबी प्रोटीन जो है वो है, इसका फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो एसएसबी प्रोटीन आई, एसएसबी प्रोटीन ने क्या किया, दोबारा से इस स्ट्रैंड को जुड़ने से रोक लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये इस तरीके से जो है डीएनए की स्ट्रैंड क्या हो रही है, ओपन हो रही है ना, और इस तरीके से आगे और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो इस तरीके से स्ट्रैंड खुलती चली जाएगी। तो अगर ओपन होती चली जा रही है तो इसको हम कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फोक। और जो रेप्लिकेशन फोक होता है ये लीनियर डीएनए में बनता है। रेप्लिकेशन फोक कहाँ बनेगा, लीनियर डीएनए में, स्ट्रेट जो डीएनए हमने इस तरीके से बनाया है उसमें। और रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल जो होता है वो बनता है सर्कुलर में, सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन बबल बनता है, ठीक है। कैसे, देखो मान लो ये सर्कुलर डीएनए है, इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड, और इसमें क्या हुआ, ओराई साइड सपोज यहाँ पे आपकी हमने फाइंड आउट की। जब यहाँ पे फाइंड आउट किया तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से बबल शेप में स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, आगे बबल शेप में बनेगा। सपोज यहाँ से शुरुआत हो रही डीएनए रेप्लिकेशन की, और यहाँ से शुरुआत होते 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 एंड भी उसी पॉइंट पे होगा सर्कुलर डीएनए में, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए में आपने क्या देखा कि रेप्लिकेशन बबल बनता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या बनेगा, रेप्लिकेशन बबल बनता है सर्कुलर डीएनए में, ठीक है। और जहां से शुरुआत होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, वहीं पर आके एंडिंग भी हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन की। और लीनियर डीएनए में क्या बनता है, रेप्लिकेशन फोक बनता है। चलिए, अब यहाँ पे हमने एसएसबी प्रोटीन अटैच कर दी। अब आप देखो, इमेजिन करो कि ये एक डबल कॉइल्ड धागा है। धागे को जब हम ऊपर से ऐसे खोलते चले जाए, मतलब रेप्लिकेशन फोक की तरीके से खोलते चले जाए, तो नीचे क्या होगा, नीचे सुपर कॉइलिंग होने लगेगी, मतलब कुछ ज्यादा ही कॉइल नजर आने लगेगा, होगा ना, बहुत ज्यादा कॉइलिंग नजर आएगी। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है कॉइलिंग नजर आएगी, राइट, मतलब बहुत ज्यादा बाइंडिंग नजर आएगी, बहुत ज्यादा बाइंडिंग नजर आएगी। उसकी वजह से क्या होगा, इस डीएनए स्ट्रैंड में आ जाएगी टेंशन, जो स्ट्रैंडेड होंगी वो स्ट्रैंड में क्या आ जाएगी, टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो टेंशन क्रिएट हो जाएगी तो फिर भाई प्रॉब्लम है, फिर तो डीएनए एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो उस टेंशन को रिमूव करना होता है। अब उस टेंशन को अगर रिमूव करना है तो कोई ना कोई तो एंजाइम आएगा। तो टेंशन को रिमूव करने के लिए हमारा चौथा एंजाइम आएगा, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज हमारा एंजाइम आएगा जो क्या करेगा, टेंशन को रिमूव कर देगा, रिमूव टेंशन, टेंशन ऑफ डीएनए
ड्यू टू सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग की वजह से जो टेंशन आई उसे रिमूव कर देगा। ओके राइट। अभी देखिए हम जनरल डीएनए एप्लीकेशन का प्रोसेस बता रहे हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अगर हम बात करें तो एंजाइम्स का काफी डिफरेंस होता है। तो कौन से एंजाइम किस में आपके हैं, प्रोकैरियोटिक में है, यूकैरियोटिक में, वो हम आपको बताते चले जाएंगे। अभी जो हम सारे एंजाइम्स बता रहे हैं ये हम प्रोकैरियोटिक के बता रहे हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक का हम डीएनए एप्लीकेशन बता रहे हैं। आगे हम यूकैरियोटिक में जो एंजाइम में चेंजेस होंगे हम उन्हें बताते जाएंगे। अच्छा, जब हमने टोपो आइसोमेरेज का नाम हमने लिया ही है तो हम यहाँ पे बता ही देते हैं कि यूकैरियोटिक में डीएनए गायरेज एंजाइम वर्क करता है, या डीएनए गायरेज एंजाइम हम कहते हैं, जो कि सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है, डीएनए स्ट्रैंड की टेंशन को रिमूव करता है। ठीक है, किसमें? यूकैरियोटिक में। टोपो आइसोमेरेज किसमें था? प्रोकैरियोटिक में। और डीएनए गायरेज किसमें वर्क किया? यूकैरियोटिक सेल में, जब डीएनए एप्लीकेशन हुआ। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब हमारा एंजाइम्स आए, उन्होंने टेंशन को भी रिमूव कर दिया, रेप्लिकेशन फोक हमारी खुल भी गई। अब खुलने के बाद में अब होना है हमारी सिंथेसिस। अब जब सिंथेसिस होनी है तो सिंथेसिस के लिए हमें स्टार्ट करना है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज रब कर देते हैं, आपको पता तो चल ही गया रेप्लिकेशन फोक ये बना है। जब सिंथेसिस होगी तो ऐसा तो है नहीं कि सिंथेसिस बस जो न्यूक्लियोटाइड है वो आए बस अपने आप अटैच हो जाएंगे, नहीं। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करेगा। प्राइमेज एंजाइम आएगा नेक्स्ट। ठीक है, पांचवा एंजाइम कौन आएगा? पांचवा जो एंजाइम होगा प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? प्राइमर फॉर्म करेगा। ठीक है, फॉर्म प्राइमर। प्राइमर को फॉर्म करेगा। आई थिंक कुछ ज्यादा ऊपर हो गया है। ओके, तो फिफ्थ एंजाइम कौन होगा? प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? वो प्राइमर को फॉर्म करेगा। प्राइमर कौन है? प्राइमर जो है एक्चुअल में आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। आरएनए के छोटे से सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, वो आपका यहाँ पे काम करेगा। अच्छा, अब साथ ही में हम आपको ये भी बता देते हैं कि कितने न्यूक्लियोटाइड का होगा? 10 से 60 न्यूक्लियोटाइड, 60। जो प्राइमर होगा वो 10 से मतलब 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 60 न्यूक्लियोटाइड का। और है कौन? आरएनए है। यहाँ पे हम ये भी मेंशन कर दे रहे हैं, कौन है ये? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है। शॉर्ट में एन लिख दिया है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? प्राइमर आके अटैच हो जाएगा। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिएगा जो प्राइमर अटैच होता है और डीएनए की न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। ठीक है, डीएनए की सिंथेसिस जो होगी वो किधर होगी? हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की जो होगी वो न्यू स्ट्रैंड की होगी। ओल्ड स्ट्रैंड अगर हम बात करें 5 प्राइम से 3 प्राइम, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये 5 ओल्ड स्ट्रैंड है 5 प्राइम की, लेकिन सिंथेसिस हमने कहा क्या कि 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। इसका मतलब न्यू स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस होगी उसका 5 प्राइम किधर आएगा? इधर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से प्राइमर हमारा लग गया। ये कौन लग गया? प्राइमर अटैच हो गया। ये जो प्राइमर होगा ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा। ओके, क्योंकि सिंथेसिस हमने क्या कहा कि हाँ, जो नई न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। तो यहाँ पे प्राइमर अटैच। अब यहाँ पे देखो ये वाली स्ट्रैंड, ये 5 प्राइम नहीं सॉरी, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है। 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो इसका मतलब इसके एंड में यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी वो 3 प्राइम होगी। तो इसका 5 प्राइम किधर आ रहा है? इधर आ रहा है ना, इसका 5 प्राइम इधर आ रहा है। अच्छा, सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रैंड कम ओपन करते हैं ताकि आगे आपको हम और प्रोसेस बता सकें। ठीक है, राइट। ये हम थोड़ा सा अभी इसको हम इतनी रहने देते हैं कि सपोज हमारे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किए और ये रही हमारी एसएस प्रोटीन। ओके, देखिए अब यहाँ पे जो प्राइमर अटैच हुआ वो यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया। ठीक है, ये कौन है?
प्राइमर यहाँ पे अटैच हुआ, और इसका जो है यहाँ पे ये 3 प्राइम हुआ और ये 5 प्राइम हुआ। इसका मतलब ये जो सिंथेसिस करेगा इधर की तरफ करेगा और ये जो सिंथेसिस करेगा इधर की तरफ करेगा। ठीक है, क्योंकि सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है, ये ध्यान रखिएगा जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है, राइट। चलिए, तो प्राइमर अटैच हो गया। प्राइमर अटैच होने के बाद में अब हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म थे वो हमारे यहाँ पे आएंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपने आप आएंगे अपने आप जुड़ जाएंगे, उसके लिए भी कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। ठीक है, राइट। तो उसके लिए जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा वो एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज 3। ये 6th पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम आएगा जो कि न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस, तो न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। यानी कि अब प्राइमर के पास में कौन आके अटैच हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 3। और डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, अब सिंथेसिस करेगा। जब सिंथेसिस करेगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है वो इधर से इधर की तरफ हुई और इस स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो है इधर से इधर की तरफ हुई। राइट, सिंथेसिस आपको समझ में कि इस स्ट्रैंड की इधर से उधर और उसकी इधर से इधर हुई, क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम होना है तो 5 प्राइम इसका यहाँ पे आ रहा है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की इधर सिंथेसिस हुई और इसका 5 प्राइम नीचे की तरफ आ रहा है तो सिंथेसिस इधर की तरफ। मतलब ये बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस तो हो रही है लेकिन एंटी पैरेलल हो रही है। ठीक है, एक नीचे की तरफ जा रहा है तो एक ऊपर की तरफ आपकी सिंथेसिस हो रही है। अब देखो इतना हुआ, अब वो जो हमारे बाकी जो बचे हुए जो मतलब पहले के एंजाइम बताए थे वो अपना काम करते रहेंगे। वो क्या करेंगे, सेम हेलिकेज, डीएनए, डीएनए सी, ये सब क्या करेंगे, ये सब आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को और ब्रेक करेंगे। ठीक है, मतलब आगे जो पिछले एंजाइम हमने बताए थे वो आगे काम करते चले जाएंगे। वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन फोक को खोलते चले जाएंगे, ओपन करते चले जाएंगे, ओपन करते चले जाएंगे। तो आप क्या देखोगे कि ये वाली जो स्ट्रैंड है, ठीक है, इसमें तो कोई रुकावट नहीं आ रही, ये सीधे सिंथेसिस करती चली जा रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ प्राइमर लगा, सिंथेसिस यहाँ से यहाँ हुई और यहाँ से यहाँ होने के बाद में अब भाई ऊपर तो प्राइमर नहीं जा सकता खुद से, तो यानी कि प्राइमर फिर से यहाँ पे अटैच होगा। प्राइमर अटैच हुआ और फिर से यहाँ पे सिंथेसिस हुई। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, नई स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज हो रही है वो ब्रेक कर करके हो रही है और यहाँ पे कॉन्टिन्यू सिंथेसिस हो रही है। अब देखो कॉन्टिन्यू सिंथेसिस हो रही है, यहाँ ब्रेक कर करके हो रही है, यहाँ पे फ्रेगमेंट मिल रहे हैं और यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना, देखो जब नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो भाई आके जो है दूसरे प्राइमर पे थोड़ी ना अटैच हो जाएगा, वो तो न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा तो प्राइमर तो पहले रिमूव होगा, है ना, प्राइमर पहले रिमूव होगा तब जाके जो है वो जुड़ेगा। अच्छा, अब सबसे पहली चीज ये जो फ्रेगमेंट यहाँ पे आया इसे ना ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इस फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये हो गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है हम यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट रब कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से स्पेस मिल सके। ठीक है, तो ये हमें मिला ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है इसके बारे में हमें पता कैसे चला, ठीक है, ये जो पता चला था पहली बार इस फ्रेगमेंट को देखा था किसने, रीजी ओकाजाकी ने देखा था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रीजी ओकाजाकी और उनके कलीग्स थे साथ में, उन्होंने इस फ्रेगमेंट को देखा था। तो इन्होंने पहली बार देखा तो उन्हीं के नाम पे इस फ्रेगमेंट का नाम पड़ गया था ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जिन्होंने पहले देखा तो इसीलिए उनका नाम, ज्यादातर आप देखते हो बायो में चीजों का जो नाम पड़ जाता है वो कैसा पड़ जाता है, जिसने डिस्कवर किया ज्यादातर उन्हीं के नाम पे पड़ जाता है ना, राइट। जैसे कि कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने गोल्गी एपेटस को पहली बार देखा था तो उन्होंने डिस्कवरी की तो इसी के नाम पे गोल्गी एपेटस नाम पड़ गया। तो लगभग आप देखोगे बायो में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट पहली बार रिजी ओकाजाकी उनके कलीग्स ने देखा था, इसीलिए उसका नाम दिया पड़ गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो अब आप क्या देख रहे हो
फ्रेगमेंट हो गया। ये वाली स्ट्रैंड इस तरीके से खुलती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे खुलती चली जाएगी, ठीक है, खुलती चली गई। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्ट्रैंड नई स्ट्रैंड सिंथेसिस करती चली जा रही है, पूरी हो गई। और यहाँ पे फिर वही कहानी आ गई, दोबारा फिर से प्राइमर लगा और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंथेसिस हुई, मतलब फिर से फ्रेगमेंट आ गया, राइट, ये चीज आप देख रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से जब सिंथेसिस हो रही है कि एक कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस कर रहा है, एक डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस कर रहा है, राइट, तो इसी के ऊपर इसका नाम पड़ गया, इस स्टैंड का नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा? अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भी रब कर देते हैं। अब हम एसएसबी प्रोटीन ये सब आपको पता चल ही गया है, तो अब इसका हमें काम नहीं है, ठीक है, मतलब काम तो रहेगा एप्लीकेशन में, लेकिन अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो स्टैंड है जहां पे कॉन्टिन्यू सिंथेसिस हो रही है, इस स्टैंड को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। डीएनए की जो सिंथेसिस होती है कंटिन्यू हो रही है जिस स्टैंड पे, उसे कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बोलेंगे, या फिर इसे लीडिंग स्टैंड बोलेंगे। लीड कर रही है ना, लीड करने का मतलब क्या है, देखो जहां पे बार बार फ्रेगमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है काफी स्लो होगी, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, और इसकी क्या होगी, फास्ट होगी। तो इसका मतलब लीड कौन सी स्ट्रैंड कर रही है, ये वाली स्ट्रैंड कर रही है ना, जहां पे सिंथेसिस किधर की तरफ हो रही। अब ये कौन सी स्ट्रैंड है, पैरेंट स्ट्रैंड 3, ये जो पैरेंट स्ट्रैंड है वो कौन सी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो पैरेंट स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है, वहां पे जो सिंथेसिस हो रही है न्यू स्ट्रैंड की, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ जहां पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस नहीं हो रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है, तो इस स्ट्रैंड का जो नाम पड़ जाएगा वो नाम पड़ जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। क्योंकि आप देख लो ना, कॉन्टिन्यू सिंथेसिस नहीं हो रही है, बीच बीच में फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, गैपिंग आ जा रही है, प्राइमर बार बार ऐड हो रहा है, टाइम ले रहा है, तो मतलब कॉन्टिन्यू सिंथेसिस नहीं है कि बस न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कॉन्टिन्यू ऐड होते जा रहे हैं, किसमें, वो ऐड हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड में। अब डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड क्यों, कोई चीज लैग कर रही है ना, क्या लैग कर रहा है, क्या चीज पीछे जा रही है, पीछे जा रही है नई स्ट्रैंड की सिंथेसिस। ये तो फास्ट कर रहा है और ये इसके कंपैरिजन में स्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें बार बार प्राइमर ऐड करने पड़ रहे हैं, फ्रेगमेंट्स भी आ रहे हैं, अभी फ्रेगमेंट्स को जोड़ना भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, यहाँ पे फ्रेगमेंट वगैरह को जोड़ने का कोई चक्कर नहीं, राइट। तो इसी वजह से ये स्ट्रैंड जो है, जो आपकी पैरेंट स्ट्रैंड कौन सी है, ये पैरेंट स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली। जो पैरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली है, उस पर जो सिंथेसिस हो रही है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ठीक है, वो कैसी हो रही है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है, और ये स्टैंड जो लैग कर रही है, लैगिंग स्टैंड कहलाएगी, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में हम अगर बात कर लें, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे प्राइमर रिमूव होगा, है ना। देखो हम सपोज हमें इतनी ये पूरी सिंथेसिस हो गई, है ना, पूरी सिंथेसिस हो गई, हम यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये स्टैंड हमारी पूरी खुल गई इस तरीके से, ठीक है, ये स्टैंड थी हमारी, ये वाली थी 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ये वाली हमने बनाई थी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, है ना, राइट। और यहाँ पे ये प्राइमर लगा, इसने कॉन्टिन्यू सिंथेसिस करनी शुरू कर दी, हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार प्राइमर अटैच हो रहा है, फिर सिंथेसिस हो रही है, प्राइमर अटैच हो रहा है, फिर सिंथेसिस हो रही है, प्राइमर अटैच हो रहा है, फिर सिंथेसिस हो रही है, प्राइमर अटैच हो रहा है, फिर सिंथेसिस हो रही है, राइट, इस तरीके से सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ से प्राइमर रिमूव होंगे, क्योंकि सिंथेसिस क्या होनी चाहिए, ये जो स्टैंड थी पूरी डीएनए की कॉपी हो गई, नई स्टैंड मिल गई, ये ओल्ड स्टैंड दोनों, और ये जो अंदर की तरफ हमने दिखाई है, ये कौन दिखाई है, न्यू स्टैंड दिखाई है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंथेसिस हो गई। अब जब सिंथेसिस पूरी हो गई तो अब तो काम खत्म प्राइमर का, अब प्राइमर रिमूव होंगे। तो प्राइमर रिमूव होंगे, इसके लिए कौन करेगा, प्राइमर भी तो रिमूव होना है, तो प्राइमर रिमूव होगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्राइमर रिमूव होगा उसकी अब हम बात कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, ओके।
यहाँ पे सपोज प्राइमर क्या हो गए, ये सारे रिमूव कर गए, सारे प्राइमर रिमूव हो गए, यहाँ पे भी रिमूव हो गए। अब लेकिन ये प्राइमर रिमूव किसकी हेल्प से हुआ है, यहाँ पे आया डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम आया जिसने क्या किया, प्राइमर को रिमूव कर दिया, रिमूव प्राइमर, तो प्राइमर रिमूव हो गया, है ना। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो डीएनए पॉलीमरेज बनाया, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आएगा। इन शॉर्ट पॉलीमरेज लिख रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ये किस में आएगा, यूकैरियोट में आएगा। प्राइमर को रिमूव करने के लिए 1 आया था किसमें, प्रोकैरियोट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्राइमर रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद में ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी गैप को फिल करना है और ज्वाइन करना है। सपोज ये जो था न्यूक्लियोटाइड की जो सिंथेसिस है वो तो हमारी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि मान लो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या होना है, ये गैपिंग फिल होनी है, ये जो गैपिंग है इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, गैपिंग को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए कौन आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम आएगा दैट इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम कहीं भी यूज हो तो समझ जाना वो ज्वाइनिंग का काम कर रहा है। ये क्या करेगा, स्ट्रैंड को ज्वाइन कर देगा। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जो गैपिंग थी यहाँ पे ये पूरी जुड़ गई, राइट, ये जुड़ गई हमारी, तो ये हो गई हमारी 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड बन गई, और ये वाली हमारी इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड बन गई। ये हमारी नई स्ट्रैंड तैयार हो गई। अच्छा, लेकिन जो तैयार हो गई तो इसमें हो भी तो सकता है कि कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, कोई फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड आ जाए, वो अटैच हो जाए, ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग भी तो करनी पड़ेगी भाई। प्रूफ रीडिंग के लिए कौन आएगा, तो प्रूफ रीडिंग करने के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग या डीएनए रिपेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1, यही हमारा क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग भी करेगा प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में प्रूफ रीडिंग भी कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। अच्छा, प्रूफ रीडिंग के अलावा अगर हम बात करें, देखो प्रूफ रीडिंग करना, रिप्लेस करना, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को तो रिप्लेस वगैरह करने के लिए कट करना होगा ना सेगमेंट, सेगमेंट को अगर कट करना है तो न्यूक्लियस एंजाइम आएगा। न्यूक्लियस एंजाइम एंडोन्यूक्लियस भी हो सकता है और एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि इंटरनली कहीं से कट करना पड़े, हो सकता है बाहर से कहीं कट करना पड़े, तो एंडो और एक्सोन्यूक्लियस दोनों ही एंजाइम आपके यूज होंगे या एक ही एंजाइम यूज हो, वो डिपेंड करता है कि फॉल्ट कहाँ पे है, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे अटैच हो। तो न्यूक्लियस एंजाइम आएगा जो क्या करेगा, कट कर देगा उस सेगमेंट को जिसे रिमूव करना है, राइट, और वहां पे गैपिंग को फिल कर देगा कौन आके, डीएनए पॉलीमरेज 3। न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करनी है ना, तो नया न्यूक्लियोटाइड जो ऐड हो रहा है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 कर देगा। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोकैरियोट की जो सिंथेसिस है यहाँ पे हमने देख ली, राइट। अच्छा, प्रोकैरियोट की सिंथेसिस के बाद में अगर हम बात करें तो हमने लगभग आपको जो है यूकैरियोट के भी हम एंजाइम्स आपको बताते गए हैं कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम है, राइट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रेप्लिकेशन बबल बनता है, तो रेप्लिकेशन बबल जो बना सर्कुलर डीएनए में बना, ठीक है, और सॉरी यूकैरियोटिक की बात करनी थी। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे मल्टीपल ओराई साइट हो सकते हैं। तो मल्टीपल ओराई साइट इसलिए होंगे क्योंकि फास्ट एप्लीकेशन करना होगा। फास्ट एप्लीकेशन मींस हम अगर बात करें तो हमारी जो सेल है वो अगर डीएनए रेप्लिकेट करती है, डीएनए आपका मल्टीप्लाई करती है, तो पर सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रही है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आपके जो है लीडिंग और लैगिंग दोनों की अगर हम बात कर ले तो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड बेसिकली आपके दोनों में मिला के हम ऐड कर रहे हैं कि वो आपका जो लीडिंग स्टैंड होगी थोड़ा सा उसमें फास्ट होगा, ठीक है, तो उसमें जो है
जो होगा थोड़ा सा टाइम जो है कम लगेगा, यानी कि पर सेकंड में हम मान के चले 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, और पर सेकंड में आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें आपके 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, राइट। तो ये आपका किस में हो रहा है, ये आपका जो है बेसिकली हमने बताया यूकैरियोटिक में, ह्यूमन सेल की हमने बात की कि इतने न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हो रही है, राइट। अच्छा, अब देखो यूकैरियोटिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो सिंथेसिस हो रही है किसकी, न्यू स्ट्रैंड की, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है, तो पूरा इतना 2.2 मीटर की लेंथ का जो है डीएनए है, अब उसमें एक ही अगर ओराई साइट हो तो एक ही ओराई साइट जो है मतलब रेप्लिकेट करने के लिए पूरा पहुंचेगी, फिर वो पूरा डीएनए रेप्लिकेट करेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हमारे में क्या होता है, हमारे डीएनए में बहुत फास्ट एप्लीकेशन होता है, राइट। तो अगर इतनी फास्ट जो एप्लीकेशन हो रहा है तो एक ओराई साइट से काम नहीं चलेगा, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल ओराई साइट्स अवेलेबल होती है, मल्टीपल ओराई साइट्स होंगी, मल्टीपल ओराई साइट्स क्या करेंगी, जितनी ओराई साइट होंगी वहां से रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे हमने आपका फिनिश कर दिया है। आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।